परिवार में सब बहुत ज्यादा खुश थे। मधु की जिंदगी एक नया दौर शुरू करने वाली थी। मधु बहुत ज्यादा खुश थी। मधु को धीरे धीरे डर लगने लग गया। उसको इतने सारे लोग घर में बैठे हैं, फिर भी मैं अकेली हूं, कहीं मेरे साथ कुछ अजीब और भयानक ना हो जाए, इस तरह के विचार आने लग गए। आंख बंद करते के साथ ही न जाने कौन सी दुनिया में अपने आप को महसूस करना शुरू करती है। अपने पापा से, अपने मम्मा से, दादी बाबा से और पता नहीं कितने अपने बहन भाई से, सबसे बात डिस्कस करती है। और सब लोग एक मजाक बनाकर इस बात को दबा देते हैं। मजाक किस वजह से? 1 महीने बाद शादी है, रातों में नींद उड़ गई है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मधु बेचैन हो रही है। मधु को धीरे धीरे अपने घर में डर लग रहा है। 2 कदम चलकर पलट कर देखती है, कहीं मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। अभी मैं वॉशरूम में थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने बाहर नॉक किया है। मैं जब भी इस तरफ सिर करके सोती हूँ, मुझे अजीब से एक गांव में अपने आप को देख रही हूँ, लोग मेरे को चारों तरफ से देख रहे हैं। किस तरह के सपने हैं? मैं किससे ये बात डिस्कस करूं? मधु धीरे धीरे डरते हुए अब बेचैन इतनी ज्यादा हो रही थी कि खाना खाते में भी उसके चेहरे पर वो डर देखा जा रहा था। लेकिन ये किसी को महसूस नहीं हो रहा। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी मधु ने भेजी है और ये कहती है ये उस वक्त की कहानी है जब मेरी शादी तय हुई थी और मेरी शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया था। घर में बहुत सारे लोग आए थे। घर में हमारे मतलब जो गांव में हम पहले रहते थे उस तरफ के इतने लोग कि हमें एक तो बैंक्वेट टाइप का कुछ था वो बुक करना पड़ा। एक हमारा घर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था। इनका घर मैं आपको बता देता हूँ, पुराने ज़माने के टाइप के बने हुए हैं और बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा घर। टोटल 17-18 कमरे हैं और उसमें व्यवस्था ऐसी कि कंधे से कंधा टकरा जाए। इतने लोग, भाई गांव में शादी ऐसी होती है कि एक घर की शादी है तो आप पता नहीं लगा सकते कि रियलिटी में कौन से घर में है। हर घर के दरवाजे खुल जाते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए सब लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन ये शहर में शादी हो रही है। ये रहने वाले पहले जिस गांव के थे वहां से शिफ्ट होकर इधर आ गए थे। 12-15 साल हो गए, लेकिन हर 2 महीने में गांव जाना, वहां पर अपने लोगों से मिलना। दादी बाबा का तो 100% ये रहता था। लेकिन मधु अब एक कॉलेज में प्रोफेसर है। इसकी शादी तय हुई है उसी कॉलेज के किसी दूसरे प्रोफेसर से और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी मन से हो रही है, शादी एक दूसरे को देख कर हो रही है। शादी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जो प्रोफेसर भाई साहब है ना, इन्होंने एक बात छुपा ली। घर में किसी को नहीं पता चला था। ये बात मैं आपको धीरे धीरे आगे कहानी में बताऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर सुनाता हूं मधु के एक डर की कहानी जो झूठ नहीं, काफी सच के करीब थी। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन होगा। जब प्रेत नाचता है तो ये जंगल का मोर नहीं है जिसे देखने में समस्या होगी। ये आपको आपकी आंखों के आगे दिखेगा। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। आज की कहानी मधु जी ने भेजी है और इनके जो वुड बी हैं जिनसे शादी तय हुई है, प्रोफेसर साहब का नाम सुनील है। मधु और सुनील की शादी तय हुए 8-9 दिन हुए थे। मधु को यह सब कुछ कब से लग रहा है? एक घर में ना गिफ्ट आए थे, उसके बाद से मधु ने इस बात की 100% श्योरिटी दे दी कि मुझे इस वाले गिफ्ट के बाद से घर में अजीब लग रहा है। मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा ये पुराने जमाने का डिजाइन वगैरह है, इसीलिए तुझे ये पसंद नहीं आया। इनके सास की तरफ से, मतलब हस्बैंड की साइड से बहुत सारे गिफ्ट आए थे मधु और बाकी लोगों के लिए। सबकी अपनी अपनी रिचुअल्स है। तो उन्होंने, जो सासू माँ है, उन्होंने बताया था कि भाई देखो, एक तो जो हम लहंगा भेजेंगे दुल्हन उस वक्त वही पहनेगी, ठीक है। साथ ही साथ उसके सिर से पैर तक की सारी ज्वेलरी वो भी जो हम भेजेंगे यही पहनेगी। तो सैंपल के तौर पे कुछ हाथ में कंगन ट्राई करवा लिया,
तो ऐसे करके इसके पास ज्वेलरी आई थी। देखो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज उससे मैटर नहीं करता, सामने वाले की इच्छा कैसी है, सामने वाला आपको कितने मन से उस गिफ्ट को दे रहा है। ठीक है, मधु ने जब एक नेकलेस पहना था, और ये बताते हैं रानी हार इसके साथ अटैच है। रानी हार तो समझते हो ना, रानी हार और ये वाला जो नेकलेस था, ये दोनों एक साथ अटैच है। इन दोनों को आप अलग अलग करके नहीं पहन सकते थे। मधु ने जब पहना तो कहती है कि मुझे ऐसा लगा पहनने के बाद, और घर वाले इस चीज़ का मजाक बना रहे थे, मेरा गर्दन इतना ज़्यादा झुक गया कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा वजन था गले पर, जैसे किसी ने 2.5-4 किलो 5 किलो का बाट मेरे गले में धागे के साथ बांध दिया हो। जबकि हाथ से मैंने ऐसे पकड़ रखा था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन गले में पहनते के साथ ही ये चीज़ हुई। सबसे पहला इन्हें जब ये लगा था ना, उस वक्त भी अगर नींबू उतार के काट के बाहर निकाल देते ना तो भी काम बन जाता। ये चीज़ें जैसे आप लाल मिर्च से नज़र उतार देते हो, या इनकी दोनों हाथों की जो मुट्ठियाँ हैं ऐसे बिछी हुई होती और उसमें गेंदे के फूल होते, बाहर छोड़ देते। ये बहुत सारे तरीके हैं, बट कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आगे सुनते हैं। मधु को जब ये ज्वेलरी पहनाई गई, इसने अपने घर में जब ट्राई किया तो इसकी बहुत सारी बहन दोस्त चाची ताई सब लोग थे कमरे में, अकेली नहीं थी। तो सबने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत एंटीक है, पुराना है और काफ़ी भारी है। भाई मधु, तेरी सासू माँ तुझे बहुत प्यार करती हैं, बस यही गलती हो गई। मधु को तो मतलब अच्छा लगा, लेकिन उसने ये बात बोला तो सबने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक चीज़, अगर उस ज्वेलरी पर कोई टोटका पड़ा गया था तो किसी दूसरे ने भी तो पहन कर देखा था, उसे क्यों नहीं हुआ? हाँ, इनकी जो बड़ी दीदी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने भी ट्राई करके देखा कि हम भी तो देखें सासू माँ ने तेरे कैसा भेजा है, भाई हम भी देखते हैं पहनकर। किसी को नहीं लगा, लेकिन ये मधु को लगा था। जब सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए तो मधु ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और इस ज्वेलरी को ऐसे हाथ में रखकर देख रही थी कि मेरे मन का वहम है क्या? मैंने इसे जब पहना तो गले में वजन क्यों महसूस हुआ? हाथ में तो नॉर्मल पकड़ा मैंने इसे, दोबारा से पहन कर देखती हूँ। जब इसने मतलब इसे गले में रखा ही था तो इसे एक जला हुआ आदमी अपने पीछे खड़ा हुआ दिखा, जो सिर से पैर तक पूरा बर्नआउट, मैं पूरा जला हुआ था। इसके हाथ से ज्वेलरी वगैरह छुट गई और डरकर पलट कर देखती है। पीछे ताई जी और काफी रिलेटिव बैठे थे। क्या हुआ बेटा, तू ठीक है? नहीं, मैंने अभी पीछे किसी को देखा था। कोई बात नहीं, मन का वहम है। हाँ, और क्या बता रहे थे आप? मतलब किसी ने इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एक दीदी हैं, वो इनके गांव से ही आई हुई हैं और वो अपने गांव में, मतलब जहां पर ये रहते हैं वहां पे वो भी टीचर हैं। वो आकर मधु के कंधे पे हाथ रखती हैं, कहती हैं पसीने पहुंच पहले तो। क्या हो क्या रहा है तेरे साथ, तबीयत ठीक है? मेरी ना बात कोई मान नहीं रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रेत को देख रही हूं। ये कैसी बात कर रही है? महीने भर बाद तेरी शादी है और तू ये सब बातें मत बोल। एक की 10 बातें बन जाएगी, तेरे सास तक बात जाएगी, ना जाने वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। कुछ मत सोच ऐसा, और बोल मत। यहां मेरे से तो बोल दिया है, लेकिन देख, मैं कभी ऐसा बोली हूं क्या? आज महसूस हो रहा है तो बोल रही हूं ना। लग क्या रहा है तुझे? देख, एक बार तू इस ज्वेलरी को पहन कर देख। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी के घर से आई हुई नहीं पहनती, बिल्कुल नहीं पहनूंगी, कुछ भी हो जाए। अच्छा, इसे एक बार उठाकर देख। उसने उठाकर देखा, हाँ ठीक है। ये जब मैंने गले में पहना पहले तो भी मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा वजन मेरे गले में किसी ने डाल दिया है। दूसरी बार मैं जब इसे पहनकर ऐसे ट्राई कर रही थी, अभी मैंने पीछे धागे में नॉट भी, मतलब कुछ नहीं किया था, लेकिन पीछे एक जला हुआ आदमी दिखा है। ये पहले भी हुआ है क्या तेरे को घर में? नहीं। एक काम कर, तू इस ज्वेलरी को उठाकर साइड कर दे और तू और मैं चल ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ देर बैठ कर आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुमन, तुम चाय बना लोगे? हाँ हाँ, बनाती हूँ ना। तो ये 4 5 6 जितनी भी बहनें थीं, सब लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। मजाक मस्ती चल रहा था। तो ऊपर वाले फ्लोर पर ना इन्होंने गद्दे डाल रखे थे। होता है, अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से पूछो, उनके घर की शादी ऐसी होती है। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, गद्दे डल जाते हैं और सब लोग एक साथ ही सो जाओ, रजाइयाँ आ गई, मजाक मस्ती खूब होता है वहाँ। तो एक कमरा ऐसा था जिसके अंदर गद्दे वगैरह इन्होंने रख रखे थे कि रात में जब
सब लोग सोएंगे तो इसी में से लाकर गद्दे रख देंगे। इसे उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ वो आदमी दोबारा दिखा। ये बाहर बालकनी के साइड में बैठे थे, रेलिंग है, नीचे की पूरी फैमिली दिख रही है बैठी हुई। मतलब कि पूरे घर में बहुत सारे लोग हैं और सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसे ये एंटिटी बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है, मधु। मधु ने एक बार देखा, फिर डरते हुए अपने सभी बहनों से बात कर रही थी। दोबारा इसे देखना पड़ गया क्योंकि इस वक्त मधु को एक औरत ने आवाज दी है और घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई भी आवाज दे सकता है। मधु ने पलटकर जब देखा तो इनकी सास बैठी हुई दिख रही है फ्लोर पे बीच में, और उसने आगे कुछ चकोर, कुछ ट्रायंगल, कुछ गोला ऐसा जमीन पर बना रखा है आटे से। और जो बोले, और सास के पास में ही वो पूरा जो जला हुआ सा आदमी है सिर से पैर तक, वो बैठा हुआ है। ये पलटकर उन्हें लगातार देख रही है। अब इसे जो साथ बैठी हुई बहनें हैं उनकी आवाजें ऐसा लगने लगा जैसे बहुत दूर से आ रही हैं। इसके ईयर्स में किसी ने मोम भर दिया। अब इसे क्लियर आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कुछ सुनाई देना शुरू हुआ। ये बड़ी कमाल की बात है, ये आवाज सास की है। इनके हस्बैंड की भी आवाज बीच बीच में आ रही है, लेकिन वो दोनों यहां पर है नहीं। गैलरी में तो बैठी दिख रही है। इसने सूट पहन रखा था उस टाइम, तो दुपट्टा सिर पर लेकर उनकी तरफ ऐसे देखने लग गई। साथ वाली बहन ने पूछा, सुमन ने, मधु, हाँ एक काम करो, आप चाहे इनको भी पूछ लो, कब आए थे किसी को पता भी नहीं चला है। गैलरी में, कॉरिडोर में कोई नहीं बैठा हुआ। मधु कहती है कि चाहे इनसे भी पूछ लेते हैं। वो अपने सास को बोल रही है, लेकिन सुमन थोड़ा ध्यान से, वो आदमी अभी भी बैठा हुआ मुझे दिख रहा है। यहां जितना भी हंसी मजाक हो रहा था सब शांत हो गया। रिमी नाम की एक लड़की थी, वो बहुत ज्यादा डरती थी इन सारी चीजों से, और वो सबसे छोटी भी थी। रिमी कहती है कि मधु दीदी, अगर इस तरह का मजाक किया ना, मैं यहां से चली जाऊंगी। पता है मेरे को डर लगता है, ये सब कुछ मेरे सामने मत बोला करो। तो सबने कहा कि हाँ, रिमी के सामने ये चीज़ नहीं बोलनी है। और रिमी ने ना बहुत क्लोजली ऐसे एक एंटिटी को देखा है। जब ये अपने स्कूल से घर आ रही थी तब की बात है, वो एक अलग बात है। रिमी का एक्सपीरियंस नहीं, पहले मधु के बारे में जान लो। मधु ने कहा कि बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, और इसमें डरने वाली क्या बात है, मुझे मेरी सास दिख रही है, लेकिन उनके साथ वो जो आदमी दिख रहा है ये नहीं समझ आ रहा कौन है। रिमी ने यहां से उठकर सीधा जाकर इनकी मम्मा को बता दिया। मधु की मम्मी आती हैं और आंटी कहती हैं कि क्या मतलब, तुम लोगों का मजाक लिमिट से बाहर चला गया, क्या बोल रहे हो। मधु कहती है, मम्मी मैं ना सच बोल रही हूँ जितनी भी बातें हैं, और मैं किसी को डराने के लिए क्यों बोलूँगी। मुझे सास यहाँ पर बैठी हुई दिखी हैं और उनके आगे कुछ चकोर, गोला, कुछ ट्रायंगल ऐसा बना हुआ देखा है। उनके पास में एक जली हुई पूरी बॉडी का आदमी बैठा है। ये मुझे पहले अपने कमरे में दिखा था। माँ को पहले लगा था कि सब बहनों ने मिलकर रिमी को बस डराया है, लेकिन अब जिस तरह से मधु बात कर रही है, और सुमन का भी उसमें योगदान रहा कि ये सच कह रही है, इसको रियलिटी में कुछ दिख रहा है। जाकर अपने हस्बैंड से बताया कि आपकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है और मुझे उसके लिए अब डर लग रहा है। भाई शादी ब्याह का घर है, गाँव से तकरीबन 9-10 गाँव से लोग आए हुए हैं। अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका बहुत मजाक बन जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को तुरंत मानेंगे। उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, जबकि यहां सपोर्ट के लिए सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए था। पापा आते हैं और मधु से कहते हैं कि बेटा ये आपके मन का वहम था, और सारी सहेलियां, सारी बहनें मिलकर जाओ बाजार से कुछ शॉपिंग करो, ठीक है। दिमाग हल्का होगा, घर से बाहर जाओगे, ये जो चीज़ें दिख रही हैं हो सकता है फिर ना दिखें, ठीक है। जाओ सब लोग, और रेस्टोरेंट में जाके कहीं डोसा वगैरह खा कर जाओ। पापा मेरे को कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने रूम में जाकर सोना है। पापा ने कहा कि चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, भाई इसके रूम में इसे जाने दो और सोने दो। लेकिन सुमन आप मेरे साथ चलो, और सिर्फ आप हो जो कि यकीन कर रही हो, बाकी सबको मजाक लग रहा है।
पापा मुझे कह रहे हैं कि बाहर जाकर घूमा, मम्मी कह रही है ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये बहन है मेरी, ये कोई मान नहीं रही है। रिमी को बताया तो वो कहती है कि ये सारी बातें मेरे से नहीं करनी। मैं किससे कहूं? मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मुझे रियलिटी में एक जला आदमी दिख रहा है। अब इसके पापा हल्का सा मुस्कुराए और इसे अपने पापा के चेहरे पर वही जला आदमी दिखा। पापा से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी होती है। मम्मी यही है जो मुझे दिखा है। मम्मी ने कहा कि क्या बोल रही है तू? सुमन एक काम कर बेटा, इसके कमरे में जो भी बैठा है ना उन सबसे बोल दे कि आप सब दूसरे कमरे में चले जाओ, ये आराम कर लेगी। ठीक है। सुमन गई कमरे में, जाकर बताती है कि मधु को थोड़ा बेचैनी सी हो रही है और थक रही है बहुत ज़्यादा, सोएगी, तो आप सब लोग दूसरे कमरे में आ जाओ। सब लोग बात करते हुए दूसरे कमरे में चले गए। इस कमरे को थोड़ा सा इसने ठीक किया, एडजस्ट किया। अब यहाँ मधु और सुमन आते हैं, बैठते हैं। मम्मी कहती हैं कि मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी भेजती हूँ और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सारी बहनों को भी बुला लिया मधु ने कि नहीं सब मेरे साथ यहीं रहो, मैं लेटूंगी, सोऊंगी नहीं, बस अपने रूम में रहूंगी। ये वक्त था शाम के 5:30-6 बजे के आसपास का। इस बेड पर तकरीबन 9-10 लड़कियां बैठी हैं, सभी बहनें, और 2 इसकी फ्रेंड भी हैं मधु की। सुमन बिल्कुल क्लोज इसके बैठी थी। जो आंटी हैं मधु की मम्मा, उन्होंने चाय कॉफ़ी सबको दे दी। मधु कहती है कोई माने या ना माने, मुझे ये चीज़ डरा रही है। सुमन कहती है कि अभी अंकल को जब तूने देखा उसके बाद से वो दिखी ये चीज़, ये बोले। मधु कहती है नहीं, लेकिन मुझे दीदी अब डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कोई चीज़ असर कर रही है। बार बार बेचैनी सी होती है, जी खराब होता है, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। और ये ना बात करते करते बार बार दाएं बाएं पीछे देख रही है। सुमन ने कहा कि कोई बात तो है मधु, तू मुझे बता नहीं रही है। कहती है मतलब किसी से कहना मत, फिर बात का मजाक बन जाता है। मुझे बार बार लग रहा है कोई मेरे कंधे और गर्दन को पीछे से छू रहा है, जैसे किसी ने ऐसे आकर मेरी गर्दन पकड़ी है, ठीक है। और ये 3-4 बार हो चुका है। जब मैंने नेकलेस पहना था उस वक्त हुआ था, जब हम बाहर बैठे थे उस वक्त हुआ था, जिस वक्त मैंने अपनी सासू माँ को देखा था, वो चीज़ बना रही थी, उनके साथ में वो आदमी बैठा था, उस वक्त हुआ था। अभी जब कमरे में आकर हम बैठे और मम्मी मेरे से बात कर रही थी कि मैं चाय कॉफ़ी देती हूँ, तुम सब यहाँ बैठो बात करो, उस वक्त हुआ था। मैं क्या करूँ? मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शादी तय हो गई तब भी कुछ नहीं हुआ था। पंडित जी ने जन्मपत्री वगैरह सब देखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे साथ नेगेटिविटी है। लेकिन अब जब से ये गिफ्ट्स वगैरह आए हैं उसके बाद से ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर ये कोई क्रिया वगैरह पड़ रहा है। देख सुन, ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुझे, और तेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं नीचे जाके पापा से बात करती हूँ। ये जो सुमन है ना, इनके पापा मतलब पंडिताई उन्होंने करी है, लेकिन काफ़ी समय पहले सब कुछ उन्होंने रोक दिया किसी वजह से। ये सिद्धि एक मतलब जिस दिन इनकी सिद्धि होनी थी उसी दिन इनके घर वालों ने दरवाज़ा खोल दिया। ध्यान से सुनना, ये सुमन के पापा के बारे में बता रहा हूँ, और एक एक किरदार को अपने दिमाग में लेकर चलते रहना, क्योंकि कहानी बेहद लंबी होने वाली है। सुमन अपने पापा के पास आती है और पापा से सारी बात बताती है कि पापा जो मधु है ना उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा बेटा ये सब इतनी देर से हो रहा है और मेरे तक बात ही नहीं आई है। नहीं, मम्मी ने भी और दादाजी ने भी मना कर रखा था ना कि अब आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। कोई बात नहीं, उतारा जो होगा वो बहुत बाद की बात है, पहले देखकर कंफर्म तो कर लूं कि मधु के मन का वहम तो नहीं। जब ये आए तो इनके साथ मधु के पापा भी थे, मम्मी भी थी, और सुमन के मम्मी पापा भी थे, 2 रिलेटिव और भी थे। कमरे के अंदर काफ़ी लोग खड़े थे, करीब 12-15 लोग ऐसे बेड के सामने खड़े थे। मधु डरी सहमी सी बैठी थी। सुमन उसके बिल्कुल पास आकर बैठती है, कंधे पर हाथ रखती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी पापा आ गए ना तो वो देखकर अभी तेरे को बता देंगे। हर कोई जानता है कि ये जो सुमन के पापा आए हैं ये इस कमरे में किस वजह से आए होंगे, क्या चेक करने आए होंगे। इन्होंने आंख बंद करी है, 2-1 सेकंड इन्होंने रुक कर सीधे हाथ की तरफ कहा कि यहां जो भी सामान है इस कमरे से बाहर करो, और वहां सिर्फ वही गिफ्ट रखा हुआ था, ज्वेलरी।
मधु की मम्मा ने कहा कि लेकिन ये तो सब ज्वेलरी है ना, वहाँ से आई है उनके घर से। हाँ, इसे कमरे से बाहर करो, किसी और जगह रख लेना। ठीक है। इन्होंने आंख बंद दोबारा से करी और जब चीज़ें महसूस करनी शुरू करी, सब लोग कमरे से बाहर जाएंगे। सब लोगों को धीरे धीरे कमरे के बाहर भेजा। इनकी आंख बंद थी और ये ज़मीन पर बैठ गए। ज़मीन पर बैठने के बाद इन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो मधु के साथ अभी हुई हैं। जो मैंने अभी कहानी में आपको बताया ना कि उसे अपनी सास दिखी है, जला आदमी दिखा है, पीछे कोई दिखा है, गर्दन कोई छू रहा है, सब कुछ बता रहे हैं ये। अभी सुमन ने नहीं बताया था अपने पापा को। लेकिन अगर कोई भगत, जो रियलिटी में भगत है, वो यूट्यूब पॉडकास्ट वाले भगत नहीं, इनको आप कुछ मत बताओ, बस सामने आ जाओ और ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बताने लग जाएंगे जो आपने किसी से डिस्कस भी नहीं किया होगा। जब इन्होंने बताना शुरू करा तो इनके पापा, मधु के पापा बोलते हैं, एक मिनट सुन सुन मेरी बात सुन, ये जो भी तुम बता रहे हो मधु, ये सब कुछ बताने की बात है क्या? क्या बता रही है? मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ सुमन से बात करी। हाँ, तो सुमन ने अपने पापा को बता दिया होगा ना। सुमन कहती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नीचे गई थी और पापा को और मम्मा को बोल कर लाई हूँ कि मधु को कुछ बेचैनी सी हो रही है, डर लग रहा है। तो डर के उस सॉल्यूशन के लिए वो जो घरेलू टोटके होते हैं कुछ वैसा बता देते, इसलिए मैं पापा के पास गई थी, मैंने बाकी चीज़ें नहीं बताई। इन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब, मेरी बात सुनो, किसी को भी मधु पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत नहीं कह रही। और वो जो चीज़ इसके लिए आई है, इसे गले में पहनाई गई है, इसमें 3 नग खाली हैं। मतलब जहाँ तक की ज्वेलरी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 3 नग पहनाए गए हैं, मतलब ज़बरदस्ती के जो 3 डिज़ाइन में चीज़ें प्लांट कर दी, वो तीनों हड्डियाँ हैं। गला कर कैसे करके छेद करके उसे इसके सांचे में ढक, आप देख लो एक बार। जब उसे देखा गया ना ध्यान से, तो डिज़ाइन रियलिटी में एक तरफ ख़त्म हो रहा था, उसके बाद 3 पॉइंट एक्स्ट्रा, मतलब 3 कैसे बोलूँ आपको, 3 छोटी छोटी बॉल्स अलग से लगी हुई थी। वो ये अब नज़र जा रही है सबकी कि हाँ डिज़ाइन तो मतलब यहीं तक है, इसके बाद ये क्या लगा हुआ है। उन्होंने कहा कोई भी ज़्यादा इसको देर तक देखेगा नहीं और पहनना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब इनके घर वालों ने कुछ? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता और एकदम से पता नहीं चलता किसने क्या किया है, तो आप थोड़े से निश्चिंत रहो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मधु एक एक बात सच कह रही है। बेटा तू टेंशन मत ले, सारी बातों पर मैं यकीन करता हूं, कुछ परेशानी नहीं होगी, तू बस नॉर्मल हो जा। ये मधु उन्हें लगातार देखे जा रही है क्योंकि भगत जी के पीछे वही जली हुई पूरी आकृति का आदमी आकर बैठ गया है। भगत जी बात कर रहे हैं मधु से और मधु डर कर बेचैन होकर पीछे देख रही है। मधु को एक बात उन्होंने क्या बोली कि मधु तुझे मेरे पीछे वो आदमी दिख रहा होगा, डर मत बेटा, मेरा कुछ नहीं होगा। पूरे कमरे में किसी ने उस जले हुए से आदमी को नहीं देखा, भगत जी ने भी पलट कर नहीं देखा। भगत कौन है? सुमन जी के पापा मधु के पास आते हैं और उससे कहते हैं सिर पर हाथ रख के, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं अभी इस चीज़ का सॉल्यूशन करवाता हूँ। एक काम करिए, नीम के पत्ते मंगवाइए जितने हो सके। भाई इनके घर में ही बाहर बगीचा है, वहाँ पर नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते लेकर आप इस कमरे में आइए। जब पत्ते लेकर आए तो इस कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू हो गई। मैंने एक नहीं कई कहानी में आपको बताया है, जब तक आपने इस प्रेत एंटिटी को नहीं पहचाना तब तक ये शांत है। जिस दिन आपने पहचान लिया, इसे उतारे के लिए आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, तो ये भी खेलना शुरू कर देती है। अभी तक तो ये शांत थी, अब ये बिगड़ गई। और जब ये अपने गुस्से को दिखाते हैं तो बहुत सारे भगत, बहुत सारे मौलवी, फादर, ऐसी प्रक्रिया जानने वाले घर से बाहर हो जाते हैं।